हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रांट क्या होता है और क्या कंडीशन होता है किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। तो इक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब होता है बैलेंस। इसका मतलब है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्सेस लग रहा है और सारा फोर्सेस बैलेंस अवस्था में हो तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ही हो जा रहा है इक्वल। इसका मतलब बॉडी पर लगने वाला जितना भी फोर्स है एक दूसरे का इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहेंगे। नहीं तो हम ऐसे कहेंगे अगर बॉडी पर बहुत फोर्स लग रहा है और वो सारे फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है वो जीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक बॉडी को हम 20 न्यूटन से खींच रहे हैं और उसी समय आप भी उस बॉडी को 20 न्यूटन से अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वहां पर नेट इफेक्ट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो हम कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम अवस्था में है। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये स्टैटिक्स भी हो सकता है और डायनामिक भी हो सकता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर जितना भी फोर्सेस लग रहा है वो सारा का सारा फोर्सेस जो है वो बैलेंस अवस्था में है, दैट इज नेट इफेक्ट क्या हो रहा है उसमें, जीरो हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि बॉडी स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आ रहा है? जैसे आपका बिल्डिंग वो स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम में है, कोई स्ट्रक्चर वो स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि उस पर जितना भी फोर्स लग रहा है वो कोई ना कोई दूसरा फोर्स उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर दे रहा है, जिसके कारण बॉडी उसी अवस्था में रह जा रहा है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मूविंग कर रहा है और मूविंग करते समय उस पर जो भी फोर्स लग रहा है वो सारा का सारा फोर्स क्या हो, बैलेंस्ड हो, या हम कह सकते हैं कि उस पर जो भी फोर्स लग रहा है वो सारा का सारा फोर्स का जो नेट इफेक्ट है वो जीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। बात यहां तक समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग फटाफट इसके डेफिनेशन पार्ट्स को देखते हैं। क्या कह रहा है कि ये बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। हम किसी बॉडी को कब कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में होगा, when the net effect of all the forces acting on the body will be zero। इसका मतलब अगर किसी बॉडी पर बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है और उस सारे फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो अगर जीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम अवस्था में है। कह रहा है if a body is in equilibrium it will continue to remain in a state of rest और यूनिफॉर्म मोशन। कहता है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब है कि वह बॉडी लगातार आपका जो है रेस्ट में रह सकता है, नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन में रह सकता है। ठीक है, इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। पहले देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई सरफेस को कंसीडर कर लिए और इस पर किसी बॉडी को एज्यूम कर लिया, ठीक है, इस पर किसी बॉडी को एज्यूम कर लिया। अब इस बॉडी का अपना वजन नीचे लग रहा है, कितना लग रहा है, 100 न्यूटन मान लेते हैं W। तो उसी समय इस बॉडी पर एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के द्वारा दिया जा रहा है Rn, वो भी कितना लग रहा होगा, 100 न्यूटन। तो आप नोटिस कर रहे हैं यहां पर कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो दोनों फोर्स का जो सम ऑफ करेंगे, क्योंकि देखिए एक आपको दिखेगा जो आपको ऊपर दिख रहा है वो प्लस होगा और जो नीचे फोर्स दिख रहा है वाई एक्सिस में वो नेगेटिव होगा। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि बॉडी स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम में, मतलब ये रेस्ट अवस्था में है इस फोर्स के लगने के कारण। इसी में अगर मान लीजिए हम 100 न्यूटन से इसको खींच रहे हैं और उसी समय आप भी 100 न्यूटन से इस बॉडी को खींच रहे हैं तो ये बॉडी फिर क्या होगा, फिर स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम में होगा, रेस्ट में होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अगर मान लीजिए कि हम किसी बॉडी को कंसीडर कर ली और इसको हम 100 न्यूटन से खींच रहे हैं तो बॉडी मूविंग है। तो याद रखना है जब भी हम लोग पढ़ाई मैकेनिक्स में करते हैं तो किसी भी मूविंग बॉडी को हम लोग किसी भी इंस्टेंट में, मतलब किसी भी क्षण एक स्टैटिक्स मान लेते हैं और तब हम लोग उसका पढ़ाई करते हैं। मतलब मूविंग बॉडी को भी हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस अवस्था मान के तब पढ़ाई करेंगे। इसका मतलब 100 न्यूटन का फोर्स अगर इधर लग रहा है तो उसी समय बॉडी और सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा 100 न्यूटन का। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है तो एक इनर्शिया फोर्स जरूर लग रहा होगा जो इस दोनों के सम के बराबर ये होगा। तो क्या कर रहा है, अगर आपके पास एक अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन है तो उसी समय एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है जो इसको बैलेंस किया हुआ है। इसका वेट अपना W नीचे लग रहा है तो उतना ही अमाउंट का इस पर क्या हो रहा है, रिएक्शन लग रहा है। तो बॉडी चाहे मूविंग रहे, मूविंग भी रहेगा तब भी क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो वहां एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कार का ही एग्जांपल लेंगे तो कार भी जब रोड पर चल रहा है तो वो क्या है, मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है।
ठीक है, पर उस यूनिफॉर्म मोशन करने के बावजूद उस पर जो जो फोर्स लग रहा है वो सारा बैलेंस्ड है। इसका मतलब अगर कार रोड पर अब चल रही है तो उसका वजन नीचे लग रहा है, उसी समय जो रोड है उस कार को एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, बैलेंस कर दे रहा है। कार जिस स्पीड से आगे की ओर जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई उस पर फोर्स लग रहा है जो उसको आगे की ओर बढ़ा रहा है, तो उसी समय रोड और जो कार है उसके बीच में इनर्शिया फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों लग रहा है, जिससे कि वो बैलेंस अवस्था में। अगर इसमें से एक भी फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाएगा तो बॉडी क्या होगा, अपने पोजीशन को चेंज कर देगा। जैसे अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि आप अगर किसी सड़क पर चल रहे हैं तो आप नोटिस करते हैं आपका वजन नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। आप जिस फोर्स से आगे की ओर मूव करते हैं उसी समय उतना ही अमाउंट का आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी लगता है। अगर कोई फोर्स कम हो जाए, जैसे बरसात के सीजन में आप नोटिस करते हैं कि एक फोर्स कम हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो उस केस में आप क्या करते हैं, आपका अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगता है और आप आगे जाके गिर जाते हैं। तो यही कारण है, तो हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं चाहे रेस्ट में या मोशन में, तो हम लोग इक्विलिब्रियम मान के पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इसका मतलब उस पर लगने वाला जितना भी फोर्स है वो क्या हो, बैलेंस हो। तो आई थिंक आपको इक्विलिब्रियम अब समझ में आ गया। सीधा भाषा में बॉडी पर लगने वाला जितना भी फोर्स है वो सब बैलेंस्ड हो, तो वो स्टेट को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं रिजल्टेंट किसको कहते हैं। तो रिजल्टेंट का बात तभी होता है जब किसी बॉडी पर दो या दो से अधिक फोर्स लग रहा है। तो क्या कह रहा है कि अगर किसी बॉडी पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो सारे फोर्सेस को हटा के एक सिंगल फोर्स लेके आए जिसका इफेक्ट ये सारे फोर्स के बराबर हो, तो ऐसे सिंगल फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं। तो क्या डिफिनेशन क्या है, इट इज अ सिंगल फोर्स whose effect is same as the number of forces acting on the body। बात समझ में आ गया कि अगर किसी बॉडी पर बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है तो सारे फोर्सेस को हटा के एक सिंगल फोर्स लेके आए जिसका इफेक्ट ये सारे फोर्सेस के बराबर हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं। ठीक, और हम लोग पढ़े भी हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए कि रिजल्टेंट वेक्टर में हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सिग्मा एफ एक्स आई प्लस सिग्मा एफ वाई जे, और वहां से हम लोग ट्राइंगल लॉ की मदद से रिजल्टेंट निकाल लिए। उसी तरह अगर मैग्नीट्यूड निकालना रहता है तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर, और अगर डायरेक्शन यहां पर निकालना रहता है तो tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ सिग्मा एफ वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ एक्स। ये सारा चीज आप पढ़ चुके हैं। देखिए, कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन बनाने का सबसे पहला तरीका होता है कि आपका बेसिक क्लियर एकदम अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि अब जितना भी आप न्यूमेरिकल आप टॉपिक में बनाएंगे वो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आप आराम से जो है इक्विलिब्रियम मेथड की मदद से बना देंगे। तो अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बन गया है तो आसानी से आपको न्यूमेरिकल बनाने में एक चीज आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखा देंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब अगर किसी बच्चा को फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से आ जाता है तो समझिए उसका मैकेनिक्स 80% अच्छा हो गया। किसी भी बच्चा का न्यूमेरिकल्स या ऑब्जेक्टिव नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण होता है कि उससे फ्री बॉडी डायग्राम उसको ड्रॉ नहीं हो पाता, वो सोच ही नहीं पाता है कि किस किस तरह से फोर्सेस लगेगा, किस किस तरह से मोशन होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं इक्विलिब्रियंट। इक्विलिब्रियंट क्या है, तो इक्विलिब्रियंट भी एक तरह का सिंगल फोर्स है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस एक बॉडी है, उस पर बहुत सारा बच्चा फोर्स लगा रहा है, 4-5 बच्चा फोर्स लगा रहा है, हम सारे बच्चा को हटा के हम उतना ही अमाउंट का फोर्स लगाएं तो हम रिजल्टेंट हो गए। अब उस बॉडी को हम खींच के ले जा रहे थे, तब तक आप आ गए और आप उतने ही अमाउंट के फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए, जिससे कि बॉडी ना मेरे तरफ जा रहा है ना आपके तरफ जा रहा है, वहीं पर रुक जा रहा है। तो एक ऐसा सिंगल फोर्स जो रिजल्टेंट के इफेक्ट को बैलेंस कर दे, या जो जिसका इफेक्ट रिजल्टेंट के इफेक्ट के बराबर हो, जो रिजल्टेंट को काउंटर बैलेंस कर दे, ऐसे सिंगल फोर्स को हम लोग इक्विलिब्रियंट कहते हैं। तो क्या कर रहा है कि इट इज ए सिंगल फोर्स विच काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इसका मतलब अगर हम रिजल्टेंट 100 न्यूटन से लगा रहे हैं किसी बॉडी को खींचने के लिए, तो आप अगर उसमें 100 न्यूटन का फोर्स लगा दे जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि वो काउंटर बैलेंस हो गया। इसका मतलब अगर आप एक झापड़ अपने दोस्त को मारे और उसी समय आपका दोस्त भी आपको एक झापड़ सेम मैग्नीट्यूड के साथ मारा, तो इसका मतलब मैटर वहीं पर शांत हो गया, ये काउंटर बैलेंस हो गया। तो उसी तरह क्या कर रहा है, इट इज अ सिंगल फोर्स व्हिच काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स।
एंड मेक द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, और बॉडी को क्या करता है, इक्विलिब्रियम में रखता है। या सीधा भाषा में कह सकते दैट इज ए सिंगल फोर्स whose magnitude is same as that of resultant but acting in opposite direction, पर वो बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, एंड कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। जैसे देखिए यहां पर इसको समझिए, ये बॉडी पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है, तो अगर किसी बॉडी पर बहुत सारा फोर्स लगता है क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स या फोर्स सिस्टम। सारे फोर्स को हटा के एक सिंगल फोर्स लेके आ गए तो उसको क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट 100 न्यूटन का लग रहा है और इतना ही अमाउंट का हम कोई दूसरा फोर्स लगाएं अपोजिट डायरेक्शन में तो, और बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेके आ जाए, रेस्ट में लेके आ जाए, बैलेंस कर दे, तो हम उस फोर्स को क्या कहेंगे, ये देखिए इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रांट कहेंगे। तो यहां पर इक्विलिब्रांट हो जाएगा। इसका मतलब कि रिजल्टेंट अगर 100 न्यूटन लग रहा है तो इक्विलिब्रांट भी कितना लग जाएगा, 100 न्यूटन, पर कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। और ये करेगा क्या, तो ये बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने में मदद करेगा। तो आई होप आपको ये पूरा चीज समझ में आ रहा होगा। फटाफट इसको नोट करेंगे और अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि सारा क्वेश्चन आप जो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मींस किसी भी बॉडी को अपने स्टेट में रहने के लिए, अपने अवस्था में रहने के लिए क्या क्या कंडीशन पर रहना होगा, तभी उसको हम लोग कहेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेफर टू द सिचुएशन इन विच ए बॉडी कंटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। मतलब कोई भी बॉडी अपने अवस्था में अगर बरकरार है तो वो क्या क्या कंडीशन है जिसके मदद से वो अपने स्टेट को है या स्टेट को मेंटेन किया, उसी को हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। 3 इंपॉर्टेंट आपको कंडीशन है किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। कब, जब हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, और हम लोग मैकेनिक्स के अंदर मैक्सिमम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो प्लेन से रिलेटेड कर रहे हैं, स्पेस से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी 0। इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी पर अगर बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है तो क्या कह रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग, आप यहां पर कह सकते हैं एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी 0। मतलब अगर किसी बॉडी पर बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है तो ये सारे फोर्सेस का कंपोनेंट आप एक्स डायरेक्शन में निकाल लो। नहीं तो इस स्ट्रक्चर में देख लीजिए, इस स्ट्रक्चर में आप खोज लीजिए कि कौन कौन सा फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, सारे फोर्सेस को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब है कि यहां से ये जो समेशन है ये बता रहा है कि रिजल्टेंट का जो एक्स डायरेक्शन का वैल्यू होगा वो कितना होना चाहिए, 0। बात समझ में आ रहा है। और ये रिजल्टेंट का मतलब है कि ये जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लोग एक्स डायरेक्शन में तोड़े उसको जब हम जोड़े तो हमको रिजल्टेंट मिला, तो वो किसका रिजल्टेंट मिला, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का रिजल्टेंट मिला। जैसे मान लीजिए बॉडी पर बहुत फोर्स लग रहा है तो सारे फोर्स को हटा के हम क्या किए, रिजल्ट। अब इसका हम कंपोनेंट तोड़ते हैं तो एक हो जाता है आर एक्स और दूसरा हो जाता है आर वाई। तो ये आर एक्स ही जो है समेशन ऑफ सिग्मा एफ एक्स है। बात समझ में आ रहा है। एक बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पर बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है तो सारे फोर्सेस को अगर हम एक्स एक्सिस में तोड़ दे और उसके बाद उसको जोड़े और उसका वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि बॉडी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। Similarly, the algebraic sum of all the forces along the vertical direction must be 0। इसका मतलब है कि बॉडी पर जितना भी फोर्स लग रहा है सारे फोर्सेस को y एक्सिस में हम जोड़ दे साइन कन्वेंशन के साथ। मींस अगर जो फोर्स ऊपर दिखेगा उसको प्लस लेंगे, नीचे दिखेगा उसको माइनस लेंगे, और जोड़ने के बाद उसका वैल्यू अगर 0 आ जाए तो फिर से रिजल्टेंट आर वाई का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है y एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी। कोई कंफ्यूजन? अब कह रहा है जैसे आप फिगर में भी देखते होंगे कि जैसे ये बॉडी को हम यहां सरफेस पर रख दिए तो इसका वजन नीचे लग रहा है W, उसी समय उतना ही अमाउंट का नॉर्मल रिएक्शन लगता है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किया रहता है। या यहां पर आप नोटिस करेंगे कि अगर हम इस बॉडी को 100 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं और इस बॉडी को भी 100 न्यूटन से कोई खींच रहा है तो हम कहेंगे कि ये भी बॉडी जो है एक्स के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है, वाई के रिस्पेक्ट में भी इक्विलिब्रियम। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है
द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ए फिक्स पॉइंट मस्ट बी जीरो। अब क्या कर रहा है, जैसे यहां पर ये फिगर को आप देख लीजिए, तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहां से एक रिएक्शन मिलेगा, रिएक्शन फ्रॉम ए, यहां भी एक रिएक्शन मिलेगा, रिएक्शन फ्रॉम बी, और यहां एक और रिएक्शन मिलता है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, सॉरी ये रोलर है, एक ही रिएक्शन देगा, ये हिंज है, यहां पर दो रिएक्शन मिलता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलता है और एक आपका वर्टिकल रिएक्शन मिलता है, वर्टिकल रिएक्शन, और यहां सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा, वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आप ये सारे फोर्सेस का मूवमेंट यहां पर निकाल लीजिए, क्लॉकवाइज निकाल लीजिए, क्लॉकवाइज निकाल लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज निकाल लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज निकाल लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, और अगर उसका वैल्यू कितना आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। जैसे यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप फिगर को देख पा रहे होंगे तो मान लीजिए ये बॉडी है, यहां पर हम इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और यहां पर हम लोग 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो देखिए फोर्स के रिस्पेक्ट में तो ये इक्विलिब्रियम में है, सिग्मा एफ एक्स कितना है, जीरो, पर ये दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है, तो ये बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, टर्न कर जाएगा, तो ये बॉडी मूवमेंट के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम नहीं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि बॉडी में किसी तरह का कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं हो, या हम कहेंगे कि नेट मूवमेंट किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट कितना हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब जितना भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो बराबर हो जाए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम का थर्ड कंडीशन कहते हैं। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जैसे इस फोर्स का, जैसे इसका नाम हम ए दे देते, इसका नाम हम बी दे देते, तो इसको हम लोग वी बी कह दिए, इसको हम लोग वी ए कह दिए, तो ये देखिए ये फोर्स का एरो ऐसा दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम कह देंगे वी बी गुना एक्स, मान लीजिए वहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है। फिर इस फोर्स का, ये फोर्स का क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये माइनस था एंटी क्लॉकवाइज, फिर देखिए प्लस F3 गुना x3, मान लीजिए वहां से डिस्टेंस है, फिर प्लस F2 x2, फिर प्लस F1 x1, और सबका जोड़ कितना होना चाहिए, जीरो, तो हम कहेंगे ये बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो आई होप आपको इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसी पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है, चलिए अब हम लोग इक्विलिब्रियम पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन ए पार्टिकल O एज सोन इन फिगर, ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ F सच दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस इज हॉरिजॉन्टल, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्थ फोर्स which will acting along the given three forces will keep O in equilibrium। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि कोई पॉइंट है O, मतलब कोई पार्टिकल है जो O पॉइंट पर है, और यहां पर इस पर तीन फोर्सेस लग रहा है, एक 18 किलो न्यूटन का जो 10 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, एक फोर्स F है जो अननोन है, हमको नहीं मालूम है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और यही क्वेश्चन में निकालने के लिए पूछ रहा है, पर इसका जो एंगल है वो आप नोटिस कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल से ये 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्यों, क्योंकि ये 10 है और ये दोनों के बीच का 40 है, तो 40 प्लस 10 50 हो गए, ठीक है। और एक तीसरा फोर्स है जो बॉडी के तरफ आ रहा है, जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको पहले भी बताया कि जब भी न्यूमेरिकल्स बनाए तो कोशिश करें कि जो फोर्स है वो सेंटर से बाहर लगे, मतलब बॉडी से अवे लगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक्सिस खींच दिए और ये पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दिए और इसको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से आगे की ओर शिफ्ट कर दिए, तो ये 30 है, इसका मतलब ये अभी भी 30 होगा, 30 किलो न्यूटन, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये 30 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब इसके साथ अभी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल O एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ F। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि F का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। आगे कह रहा है सच दैट द रिजल्टेंट ऑफ दिस थ्री फोर्सेस इज हॉरिजॉन्टल। देखिए रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, तो रिजल्टेंट हम लोग पढ़े अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर। अब जरा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िए, देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को पकड़ना है। आप ये क्वेश्चन छोड़ मत दीजिएगा कि काफी लंबा देखने में है, जो क्वेश्चन आपको लंबा दिखेगा उसका आंसर बहुत ही शॉर्ट में रहेगा। तो क्या कह रहा है
कि सच दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस इज हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब है कि जो हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, हॉरिजॉन्टल आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल आने का मतलब क्या हो रहा है कि यहां से R इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स हो रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप f का क्या वैल्यू रखेंगे जिससे कि उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो एफ एक्स आएगा। इसका मतलब है कि सिग्मा एफ वाई कितना होगा, 0, तभी तो ये पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है? देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कि फाइंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफ सच दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस इज हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब है कि तीनों फोर्सेस को हम तोड़ेंगे और फिर उसको जोड़ेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो हॉरिजॉन्टल आने का मतलब है कि वर्टिकल आपको 0 होगा। तो यही सब चीज आपको ध्यान में रखना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्थ फोर्स। अब पूछ रहा है एक और फोर्स बताइए। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्थ फोर्स विच व्हेन एक्टिंग along the given three forces will keep O in equilibrium। कह रहा है कि एक चौथा फोर्स बताइए जो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखे। तो सबसे पहला तो हम लोग क्या करेंगे, F पता करेंगे। तो मेरे पास ये कंडीशन हो गया, ये मेरे पास कंडीशन हो गया, ये मेरे पास कंडीशन हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को तोड़ देंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। तो ये देखिए ये 18 किलो न्यूटन टेढ़ा दिख रहा है तो 18 cos 10 डिग्री, और इसका कंपोनेंट एक इधर टूटेगा 18 साइन 10 डिग्री, और फिर एक और फोर्स का टूटेगा F का। तो F यहां तोड़ देते हैं, F cos कितना एंगल हो जाएगा 50 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा F साइन 50 डिग्री, F साइन 50 डिग्री। फिर यहां भी टूटेगा, ये कितना हो जाएगा 30 साइन 30 डिग्री, और इधर कितना टूटेगा 30 cos 30 डिग्री। अब इसको आप क्या कीजिए, एक लाइन में सारा रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ये देखिए हम लोग इस तरह से बना लें। पहला हमको दिख रहा है फोर्स कितना 18 cos 10 डिग्री, फिर दूसरा फोर्स हमको दिख रहा है कितना दिख रहा है F cos 50 डिग्री, और फिर तीसरा हमको दिख रहा है, ये देखिए तीसरा हमको दिख रहा है 30 cos 30 डिग्री, ठीक है। और इधर एक भी फोर्स नहीं। फिर नीचे आपको दिख रहा है 30 साइन 30 डिग्री, और ऊपर दिख रहा है आपको F साइन 50 डिग्री, और एक और फोर्स आपको दिख रहा है 18 साइन 10 डिग्री। अब आपको कंडीशन क्या है, तो कह रहा है कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए आ रहा है, या कह सकते हैं कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब है सिग्मा एफ वाई 0 है। तो सिंस रिजल्टेंट इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, सो सिग्मा एफ वाई बराबर कितना 0। अब ये वाला कंडीशन आप लगा दीजिए। तो 18 ऊपर देखिए आपको दिख रहा है, ऊपर जो दिखेगा प्लस, तो 18 साइन 10 डिग्री प्लस एफ साइन 50 डिग्री, और नीचे क्या दिख रहा है माइनस 30 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना 0। तो यहां से आप कैलकुलेटर के मदद से फटाफट क्या करेंगे, F निकाल लेंगे। तो हम लोग भी निकाल लेते हैं। देखिए तो F कैसे निकलेगा, तो F साइन 50 डिग्री इधर रहने देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो 30 साइन 30 डिग्री और माइनस 18 साइन कितना हो जाएगा 10 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो 30 इंटू साइन 30, ठीक है, और माइनस 18 इंटू साइन 10। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है F इज इक्वल टू 11.874, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, साइन 50 से, साइन 50 डिग्री से। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय साइन 50। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है कितना 15.50, क्या चीज में, किलो न्यूटन में। तो यहां से F का वैल्यू आप निकाल लिए, F का वैल्यू कितना हो गया 15.50 किलो न्यूटन, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हमको दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्थ फोर्स विच व्हेन एक्टिंग अलोंग द गिवन थ्री फोर्सेस विल कीप O इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि फोर्थ फोर्स क्या होना चाहिए। तो अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ये देखिए फिगर एक बना दे रहे हैं यहां पर। तो आप नोटिस कर रहे हैं
कि रिजल्टेंट आपका यहां पर आ गया, रिजल्टेंट यहां पर आ गया, और रिजल्टेंट किसके बराबर है, तो सिग्मा एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो यहां ध्यान दीजिएगा 18 cos 10 डिग्री प्लस f cos 50 डिग्री और प्लस 30 cos 30 डिग्री। f का वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला आप में डाल दीजिए, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, 18 cos 10 डिग्री प्लस f का वैल्यू कितना है 15.50 और cos 50 डिग्री, फिर आप प्लस कर देंगे 30 cos 30 डिग्री। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आपका आ रहा है 53.67 क्या चीज में, किलो न्यूटन में। ये क्या निकला, रिजल्टेंट निकला। तो रिजल्टेंट आपको ये निकल गया। अब इक्विवेलेंट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट एक ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता है। इसका मतलब है कि हम इस डायरेक्शन में क्या लगा देंगे, इक्विवेलेंट लगा देंगे। ठीक है, रिजल्टेंट का एंगल कितना है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकलता है, tan अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा एफ वाई और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ वाई तो 0 है और डिवाइडेड बाई 15.50 है, तो ये अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिजल्टेंट का जो वैल्यू है 0 आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट तो इधर लगता है। तो देयरफॉर फोर्थ फोर्स जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंट कह रहे हैं, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू -53.67 क्या चीज में, किलो न्यूटन, और अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर हो गया, तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स था, क्योंकि इसमें आप अगर थोड़ा भी लैंग्वेज इसका गड़बड़ करते तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स का आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मैकेनिक्स के अंदर, जिसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। क्योंकि अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम सीख गए हैं अच्छे से, आपको उसका कॉन्सेप्ट मालूम चल चुका है, उसका एप्लीकेशन करना आ गया, तो आप दुनिया का सारा न्यूमेरिकल्स मैकेनिक्स का कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ही हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम का भी एक लेक्चर दे देंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।